सर थोड़ा थोड़ा धैर्य धैर्य सभी सभी हो गया हो है गया लगभग। है लगभग। मैं क्या कह रहा हूँ, तब तक प्रार्थना शुरू कर दें मैडम। मोटवानी जी, किसी ने दो दो इंस्ट्रूमेंट से लॉगिन किया है, इसलिए इको आ रही है। हाँ हाँ जी सभी सभी को निवेदन कर एक्टिविटीज बंद करो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है मैडम आपकी। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत। आवाज आ रही है? जी जी रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। तो डॉक्टर मोटवानी जी ने जो सही बात कही है, हमने भी शुरू से ही ये आरंभ करना आवश्यक समझा था, लेकिन कुछ तकनीकी असुविधा के कारण थोड़ा समय लगा। तो आप सभी के प्रति मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अभी सृष्टि से हम एक वंदना करते हैं कि हमारी जो सृष्टि है उस पर रहने वाले जो भी जड़ चेतन जीव हैं, सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। और जो हमारी नैतिक कर्तव्य हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनके संदर्भ में हमें वो ऊर्जा प्राप्त हो सके। साक्षात सूर्य देवता भी हमें इस ऊर्जा से जोड़ देते हैं, और ये पृथ्वी जो है हमारा पालन पोषण करती है। इस समस्त ब्रह्मांड में हम जो भी कुछ कहते हैं वो ध्वनित होता है और उसमें स्थापित भी होता है। तो वंदन करती हूँ, और डॉक्टर माननीय प्रोफेसर भारती सानप जी को प्रार्थना एवं वंदना के लिए कहती हूँ। वे इस गीत के संदर्भ में आपको बताएंगी और फिर अपना दिव्य स्वर जो है उसका साज उस पर चढ़ाएंगी। आपका स्वागत है डॉक्टर भारती मैडम। सभी को नमस्कार। मैं अभी आपके सामने संत तुकाराम जी का जो भजन है, जो प्रकृति के प्रति उन्होंने अपना बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण और मानवीयता के प्रति अपना बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोन अभिव्यक्त किया है। आता मराठीमध्ये मी तुम्हाला सांगते की संत तुकारामांनी या भजनामध्ये जे सृष्टीचं वास्तव अभिव्यक्त केलं आहे, त्याच्यामध्ये मानवाचे, मनुष्याचे आणि सृष्टीचे कशा प्रकारचे संबंध आहेत ते खूपच सुंदर पद्धतीने मांडलेले आहे। आपल्या समोर आता प्रस्तुत आहे संत तुकारामांचं भजन वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, पक्षी सुस्वरे आळवीती, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, तेने सुखेरुचे एकांताचा वास, तेणे सुखेरुचे एकांताचा वास, नाही गुण दोष अंगा येत, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे। आकाश मंडप पृथ्वी आसन, आकाश मंडप पृथ्वी आसन, रामे तेथे मान क्रीडा करी, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे। कथा कमंडलू देह उपचार, कथा कमंडलू देह उपचार, जाणवी तो वारा
आवसरू वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे. हरिकथा भोजन परवडी विस्तार, हरिकथा भोजन परवडी विस्तार, करुणी प्रकार सेवुरुची वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे. तुका म्हणे होय मानसी संवाद, तुका म्हणे होय मानसी संवाद, आपुलाची वाद आपणासी वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे. पक्षी सुस्वरे आळवीती वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे. नमस्कार. धन्यवाद मैडम, आपने अपने दिव्य स्वर से आज इस कार्यक्रम का आरंभ सस्वर किया है। सृष्टि ने भी आपकी ध्वनि सुनी है। सभी के प्रति आपकी आवाज़, आपके स्वर में जो सात्विकता है, सुमधुरता है, उसको ध्वनित किया है। तो इसके पश्चात जो है कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जो विद्वज्जन हैं, जो मार्गदर्शक हैं, उनके परिचय के रूप में और साथ ही साथ उनके परिचय के साथ ही वे भी बोलेंगे। कार्यक्रम में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, जैसे कि विद्वज्जनों का क्रम है, उसमें जो महनी प्राचार्य वगैरह, प्राचार्य आदि गण जो हैं, उनको ऑनलाइन मीटिंग के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी भी जाना है और जगह भी है। तो मुझे विद्वान व्यक्तियों से ये प्रार्थना है मेरी कि इस क्रम में हम लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे। हमारा अपना, जैसे कि संत तुकाराम ने अभी इस गीत में कहा हुआ आहे की आपलाच संवाद आपल्याशी, तर हम आपण सगळेजण आपला स्वतःशीच हा संवाद साधतो आहे आणि आपल्या केंद्रस्थानी जी आहे ही सृष्टी आहे, हे समस्त जे जडचेतन चराचर सृष्टी चेतना आहे ती आहे। तर मी यानंतरच्या कार्यक्रमाचे सूत्र डॉक्टर मोटवानी सर यांच्याकडे सोपवते। डॉक्टर संतोष मोटवानी जी, धन्यवाद मैडम। कार्यक्रम का संवाद जो है स्थापित कीजिए। सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर नमन। और एक बहुत अच्छा अवसर गर्मी के इस बहुत अच्छे मौसम में प्राप्त हुआ है, जेडी की तरफ से कहें या हमारे सभी प्राचार्यों के आशीर्वाद से, कि जिसकी अति आवश्यकता है समस्त समाज को। तो बहुत अच्छा चयन किया गया है कि विद्यार्थियों से और जो निर्माण करते हैं राष्ट्र के, अगर वे ही इसकी शुरुआत करें तो बहुत बढ़िया। और इस क्रम में कि ऊर्जा संवर्धन या ऊर्जा को कैसे हम प्रयास करके कम से कम खर्च करें और उसे बचाने का प्रयास करें और नए नए स्रोत प्राप्त करें, इस विषय पर आज के इस कार्यशाला में हमारी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर गीता मैडम उस पर प्रकाश भी डालेंगी। उन्होंने पीपीटी भी तैयार की है। तथा इसके पश्चात हमारे आदरणीय अधिष्ठाता सोमैया विश्वविद्यालय के डॉक्टर सतीश पांडे सर कि आज का जो हमारा जीवन या जीवन जो शैली धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, उसे कैसे हम पर्यावरण और प्रकृति से जोड़ें और एक सुंदर जीवन शैली का निर्माण कैसे हो, कैसे हम उसको जिएं, इस पर सर प्रकाश डालेंगे। मैं सबसे पहले प्राचार्य डॉक्टर गीता मेनन मैडम का संक्षिप्त परिचय इसलिए क्योंकि मैडम और डॉक्टर सतीश पांडे सर का अगर मैं परिचय बोलने जाऊंगा तो पूरी ये कार्यशाला उसी पर कार्य करती रहेगी। हमारी आदरणीय डॉक्टर गीता मेनन मैडम अपने विषय की विशेषज्ञ हैं और बहुत से अच्छे पेपर उन्होंने कई
सेमिनार्स में, संगोष्ठियों में कई पोस्टर्स उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और वे स्वयं एक अच्छी प्राध्यापिका भी हैं, क्योंकि प्राचार्य बनने से पहले हम एक प्राध्यापक, टीचर, शिक्षक होते हैं। तो मैडम में वो जो एक गुण हैं, विशेषताएं हैं कि वे अगर उनके पास कोई सीखना चाहे तो मैडम उस विषय पर इतनी अच्छी कमांड रखती हैं, अधिकार रखती हैं कि वो बच्चा थक जाएगा, लेकिन मैडम का जो ज्ञान का भंडार है वह अद्भुत है। मैं कभी कभी भले ही मैं कला का छात्र हूँ, लेकिन जब उनके पास बैठता हूँ और उनके विद्यार्थियों को वो जब पढ़ाती हैं तो इतने सुंदर ढंग से, अद्भुत ढंग से कि एक एक विषय पर, एक एक अंग पर वे इतना सुंदर ढंग से प्रकाश डालती हैं। तो इतनी श्रेष्ठ प्राध्यापिका, शिक्षिका, और इसके साथ उनमें जो एक दूसरी विशेषता यह है कि वे एक अच्छी प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। महाविद्यालय में अभी अभी हमारे यहाँ नैक हुआ है और उनके कारण बहुत अच्छे हमको ग्रेड भी मिले, अंक भी मिले हैं। उनके परिश्रम को हम वहाँ देख सकते हैं। हमारी आदरणीय प्राध्यापिका पूरा दिन, जैसे दूसरे भी प्राचार्य करते हैं, लेकिन मैडम एक सजग ढंग से, सहज ढंग से, वे ऐसे नहीं कि काम चलाओ चलेगा, नहीं। अभी जो ये कार्यशाला है, मैडम ने मुझे कम से कम कल बैठा के पूछा, पहले ये बताओ कि आप कर रहे हैं तो मुझे उसका ढंग बताओ, ऐसे नहीं चलेगा, एक स्तरीय कार्यक्रम कीजिए, ऐसे नहीं कि केवल काम चलाओ करके ठप्पा लगा के नहीं चलेगा। तो ये जो एक मैडम की एक अलग अलग जो विशेषताएं हैं, बहुत सी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो मैंने जैसे कहा कि कार्यशाला का समय पूरा हो जाएगा। मैं आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर गीता मेनन मैडम से निवेदन करता हूँ कि मैडम आप आगे अपने जो आपका विषय है ऊर्जा संवर्धन और उसके बचाव के, जो भी आपकी दृष्टि है उसको हमारे साथ, हमारे बच्चों को आप मार्गदर्शन करते हुए बांटिए। आदरणीय डॉक्टर गीता मेनन मैडम। Thank you. Am I audible? जी जी मैडम, जी मैडम। जी स्क्रीन शेयर कीजिए, पहले स्क्रीन शेयर कीजिए। मीटिंग ओपन कीजिए। हाँ, सुनाई दे रही है मैडम आपको? एक मिनट। हाँ, सेलेक्ट करके अभी पीपीटी ओपन कर दीजिए। हाँ, at the onset, I extend my thanks and also extend welcome to all the dignitaries. Dr. Vasant Hilvi sir, Principal of Elphinstone College, Dr. Satish Pandey ji, Dean and the resource person for the day, Dr. Anil Singh ji, all my teacher colleagues of Elphinstone College and RKT College, Sanjot Sanap Madam ji, Santosh Motwani sir, my dear students. Actually, आज का presentation I have done with the base that it is for the students. Energy consumption and conservation. Now, energy consumption and conservation, it is applicable to each and every person on this on this earth. The G20 summit has a theme that is Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family and one future. Yes, my dear students, it is maybe any kind of world. India, we country, we are one earth and one family. My dear students, energy consumption, when we talk of energy consumption, India is the third leading country or the third largest energy consuming country. First being China, second being the USA and third being India. तो ये क्यों लग रहा है आपको इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन इतना ज्यादा क्यों है?
It is, yes, thanks to our population and thanks to the growth around us. We are actually, हम लोग दौड़ रहे हैं ग्रोथ के तरफ. हमारा सभी सेक्टर्स आज ग्रोथ के तरफ, डेवलपमेंट की तरफ दौड़ रही, छलांग लगा रही है. सो एनर्जी कंजम्पशन तो होती है, बस इससे अलावा कुछ नहीं. स्टूडेंट्स, हमने बचपन में सीखा है एक वर्ड, एक लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे. एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. मैं जब छोटी थी, स्कूल जाती थी, तो मुझे लगता था ये कैसे हो सकता है, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. समझ में ही नहीं आता था तभी ये सेंटेंस का मतलब. हेलो, जी जी मैडम. आवाज नहीं आ रही है ना? आवाज आने रही मैडम. हाँ, मैडम की आवाज नहीं आ रही है. हम मैडम ज्वाइन हो रही है. वो नेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो उड़ गई. ठीक है सर, नेट का प्रॉब्लम समय समय पर आता ही है. ओके मैडम. ये आदि हो गए हैं, मतलब हमारे जीवन का वो एक अविभाज्य अंग है. इस तरह से एक तरह का धैर्य भी हम लोग उसके माध्यम से धारण कर सकते हैं. और सस्टेनेबल मैडम जुड़ गई. मैडम आ गई. सॉरी सर, कब से निकल गई मैं. हेलो संजय मैडम पूछ रहे हैं कहाँ से. मैडम आपने कहा कि ग्रोथ के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, यहाँ तक आए थे. अच्छा ठीक है, सॉरी. हाँ, तो एनर्जी कंजम्पशन, तो कंजम्पशन की जब बात हम कर रहे हैं तो हम तो दौड़ लगा ही रहे हैं, हम छलांग लगा रहे हैं, और एनर्जी तो हमारे से कंज्यूम हो ही रही है. और अभी हम बचपन में सीखे थे एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जहां हमें सिखाया गया था एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. और तभी तो बचपन में हमें समझ में नहीं आती थी कि एनर्जी क्रिएट क्यों नहीं होती है, और ना ही क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय हो रहा है. लेकिन अभी आपको, हम सब बच्चों को मैं ये समझाना चाहती हूँ, अगर मुझे एक मनुष्य को अपने मसल्स को चलाना है, या शरीर को चलाना है, बुद्धि को चलाना है, दिल को, हार्ट को अगर पंपिंग करना है, तो उसे एनर्जी लगेगा. और वो एनर्जी मुझे मेरे फूड से आता है. फूड इज नथिंग बट द केमिकल एनर्जी, and that chemical energy helps me to run my muscles in the body. So the chemical energy in the food is converted to mechanical energy that makes my body work. Similar example is of turbine. Turbine is big fans which is running, or which is kept in between the water current, which moves through the mechanical energy. मतलब mechanical मतलब है something आप घुमाते हैं, वो कराते हैं उससे, and वो mechanical energy gets converted into steam energy or to electrical energy. Electrical energy में convert होती है. तो energy which is mechanical now is converted to electrical energy. Similarly, gasoline, that is CNG, oxygen, उसके अंदर का chemical energy is converted first to heat energy or thermal energy, and वो बाद में हम उसको मैकेनिकल अपने व्हीकल चलाने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए हम उसके यूज करते हैं.
तो एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ये धरती के अंदर, ये पृथ्वी में जितनी एनर्जी है, जितनी ऊर्जा है, वो एक से दूसरे ऊर्जा के टाइप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कभी नश्वर नहीं है, वो कभी ये नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी हम बचपन से सीखते आ रहे, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब होता है वो एनर्जी जो बनती जाएगी, बार बार हमें मिलेगा, मतलब उसकी उपज होती रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल वो है जो सोर्स होगा, उसकी एनर्जी शायद आज डब्बा भरकर मेरे पास सामान पड़ा है, लेकिन वो धीरे धीरे यूज होने पे खत्म हो जाएगा। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द फॉसिल फ्यूल, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, गैस, ये जो हमें धरती के अंदर से, धरती माता में से जो मिलता है, वहां से जो आती है, वो मैंने छोटा सा स्लाइड की डिफरेंस। रिन्यूएबल क्या होगा? ये हमारा फ्यूल ऑफ लाइफ है, मतलब हमें जो चाहिए, हमें सबसे बड़ा ऊर्जा मिलती है वो सोलार से मिलता है, जो सूरज सालों से चल, हम वही एनर्जी को यूज करते हैं, हमारा वही एनर्जी कन्वर्ट होता है। सेम थिंग इज विद द प्लांट्स, बायोमास से मिलता है, या विंड से मिलती है, या जियोथर्मल। जियोथर्मल मतलब धरती के भीतर जो वॉल्केनोस है, उसके वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है, उसमें जो ऊर्जा है, उसे जब हम यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। और हाइड्रो पावर एनर्जी मतलब पानी के थ्रू जो पावर है, पानी में जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको जब हम यूज करते हैं तो हाइड्रो पावर एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल में भी फॉसिल फ्यूल, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो धरती के अंदर से हम निकालते हैं, तेल के समान, कोल, कोयला भी जो धरती के अंदर से आता है, ये सब नश्वर है, ये खत्म होने वाला चीज है। उसमें सबसे ज्यादा नया, इन सभी में एकदम नया है, वो है न्यूक्लियर एनर्जी, जो काफी यंग है, मतलब काफी अभी से हाल ही से यूज होने लगा है, और वो है, लेकिन उसका यूज भी 2 से 3% ही हम करते हैं आज तक, ये ज्यादा हुआ नहीं है। ना रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, ये आज का स्टाइल में जो नया है, पैनल, सोलर एनर्जी पैनल जो लगाते हैं, और उसको हम सोलर एनर्जी को ट्रैप करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, या हीटर्स रन करते हैं, ये है सोलर एनर्जी का रिन्यूएबल। विंड एनर्जी का भी एक है, ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, समझ लीजिए, ये जो विंड मिल्स जो चलती है, ये थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया में थर्ड, हम लोग थर्ड लार्जेस्ट है पूरे दुनिया में। हम लोग विंड को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और ये जो स्लाइड है, ये मैं दिखाना चाहती थी अपना जियोथर्मल एनर्जी का। आपने अगर सुना होगा वज्रेश्वरी, महाराष्ट्र में, यहीं पे पास में, वाड़ा के पास वज्रेश्वरी, वहां हमको नीचे से, जमीन में से गर्म पानी मिलता है, हॉट स्प्रिंग्स है। वो हॉट स्प्रिंग एक तरह का गर्म, इट इज एनर्जी विद इन द अर्थ का क्रस्ट में, और हॉट स्प्रिंग वैसा ही मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में भी हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, वहां भी धरती में से गर्म पानी निकलता है। और ऐसे ही कंडीशन मेजर लॉट में, आइसलैंड में, दैट इज यूएस के ऊपर, अलास्का, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, यू गेट हॉट स्प्रिंग्स, और वो भी जियोथर्मल एनर्जी, वहां उन लोग यूज करते हैं वो एनर्जी को गर्म पानी करने के लिए। वहां स्विमिंग पूल में ठंड में गर्म पानी आती है। ये हुआ हमारा डैम्स, ये भी आप लोगों ने सब बचपन में देखा होगा, स्कूल्स में सीखे होंगे। डैम्स में से पानी जब निकलता है तो वी आर कन्वर्टिंग द पावर, द हाइड्रो पावर इनटू इलेक्ट्रिक पावर। नाउ आवर कंसर्न, आज का प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंसर्न क्या है? Please understand, as human developed, as revolution, industrial revolution, urbanization, हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इतना यूज हो गया है कि अभी वी आर रियली फॉलिंग शॉर्ट। हमारे लिए क्रूड ऑयल सिर्फ 40 साल और बचेगा, ये अनुमान है। ये साइंटिस्ट ने कहा गया कि इट कैन ओनली बी टिल 40 मोर ईयर्स। 40 ईयर्स के बाद क्या, फिर क्या होगा? गैस, वो भी वही हाल है, 60 ईयर्स, बहुत छोटी समय। कोल जो हम सालों से यूज करते आ रहे हैं, भारत वी हैव, इंडिया हैज ग्रोन बेस्ड ऑन द कोल। कोल हमारा बहुत बड़ा ये है, एसेट है, रिसोर्स है, तो ये और 200 साल ही चलेगा।
तो क्या हम लाइफ विदाउट ऑयल और गैस चलेगा हमारा जिंदगी? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिकॉज टुडे वी हैव टू थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन if we want to use lifts, if we want to have the vertical buildings, if you want to have the comfort of AC, if you have to have the comfort of vehicles, you have to come to a solution, and the solution is energy conservation. हम उसको कैसे एनर्जी को कंजर्व करें? पुराने जमाने से हम कंजर्व करते आ रहे हैं, हमने उसको यूज करना सीखा है। हम केमिकल एनर्जी, पानी का, ये देखो ये चूल्हा हम जलाते थे वुड को लगाकर, वुड की केमिकल एनर्जी से हम अपने घर के चूल्हा जलती थी और खाना पकता था, या मेनी अदर यूजेस। सिमिलरली दिस इज द यूज वेयर वी आर यूजिंग एक्चुअली द व्हाट यू कॉल द बोट रो करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी का यूज होता है। पानी को धक्का देकर हम लोग आगे विंड को यूज करते हैं। यहाँ ये विंड, ये जो कंप्लीट जो शील्ड्स है, कंप्लीट जो क्या बोलते हैं, जो विंड स्क्रीन्स है, इसके वजह से, उसके फोर्स से ये शिप्स चलती थी। और ये है विंड मिल, विंड के वजह से ये चक्र चलता था और एनर्जी जनरेट होता था, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ अभी मॉडर्न टाइम्स में हम उससे आगे आए थोड़े, वो तो पुराने जमाने की थी, और ये मॉडर्न में हमने अभी क्या किया है, मैडम आवाज नहीं आ रही। हेलो मोटवानी सर, आवाज नहीं आ रही। जी मैडम, रीना मैडम, मैडम की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ सर, मैडम ज्वाइन कर रही है, नेट का इश्यू आ रहा है। ओके। डॉक्टर गीता मेनन मैडम के यहाँ थोड़ी तकनीकी असुविधा है, तो तब तक मैडम ज्वाइन हो गई हैं, मैडम तो हमारे ही महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापक हैं, आर.के. तलरेजा महाविद्यालय के हमारे, तो आप सभी का नाम लेने के लिए इतना समय नहीं है, तो लेकिन मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मेरा स्नेह सभी के साथ है। Modern energy conservation. Sorry, the connection got disconnected. Am I audible now? Shall I continue? Yes, ma'am. Yes. Sorry. Now, in India, we have already started there are so many developments. We started using light material for optimization of electric energy use, and later there we required a national policy. The Energy Conservation Bill 2001 में हमें डालना पड़ा, जहां हर चीज जो बनती थी जिसको यूटिलाइजेशन के लिए मार्केट में आना है, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी या ऑडिट कर उसे एक्रीडेट करना है कि ये अच्छा यूज होगा। सिमिलरली BEE, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये मॉनिटर करती है कंप्लीट अप्लायंसेस के, कंप्लीट चीजों की, और ये हर रोज हर दिन इनका एक ही प्रयास होता है कि किस तरह ये एफिशिएंसी को बढ़ाए। और स्टार रेटिंग आप सभी को मालूम है, स्टार रेटिंग होता है, फ्रिजेस में देखा होगा
टीवी में, इलेक्ट्रिक फैंस में, इलेक्ट्रिकल गीजर्स में, सब जगह स्टार रेटिंग होता है। हेलो Hello. Yes. Now, modern India is achieving this goal कैसे? How do you say that? Because we all know energy efficient machines बनाई गई है. Government is insisting machine should be energy efficient, मतलब कम energy consume कर efficiency अच्छी होनी है. वैसे automotives, that is vehicles, star rated appliances, bulbs, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, आजकल कम्युनिकेशन फाइबर ऑप्टिक्स में है, नेशनल एक्सप्रेस हाईवे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आज की हमारी डेवलपमेंट्स है जिससे हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं। ये एनर्जी को, ये सब अभी ड्रीम नहीं है, ये रियलिटी है। सबसे बड़ी रियलिटी, ये एक एग्जांपल हमने दिया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला, वेयर वी आर यूजिंग दैट इज फुल्ली सोलार पावर्ड एयरपोर्ट है, और ये 2015 में कमीशन हुआ है, वर्ल्ड कमीशन पहली बार हुआ है और एकदम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। सो वी शुड से hats off to India, thanks to India, we have been successful in running this project, the Sial solar power project. Similarly, Mupandal wind farm is in India's Tamil Nadu में, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के पास। यहाँ भी this is again the third largest operational onshore wind farm, जहाँ wind energy, that is the renewable energy source, is converted into electric for the consumption of energy. This is the third, is the Tehri Dam complex, that is Tehri Dam Uttarakhand. This is a complete complex, a hydro progress complex, जहाँ हमारे यहाँ energy भी है। We have the Koteshwar Dam, we have Tehri Pump Storage Hydroelectric Power Plant, plus the water, and this is again the 5th largest hydropower capacity in the world, and India में we are successful. It is commissioned in 2006. So we are heading towards, as I said, हम छलांग लगा रहे हैं डेवलपमेंट की ओर। Again, this is the largest compressed biogas plant in Bhutal Khalan of Punjab, Sangur district of Punjab. This is again commissioned in 22. My dear friends, this is providing us 33 tons of CBG, that is the compressed biogas. It is being commissioned, it is being providing us. Now India has achieved revolution in transportation also. We have seen water metro Kochi, that is metro through the water. We will be witnessing trans hyperlink Mumbai, also the Samruddhi expressway. Our mission was always convert the coal, now change from coal to diesel. We have been doing it. These are examples where use of coal was restricted and we shifted to diesel, byproduct of petroleum industry. Similarly, diesel was shifted from diesel to electricity. आज की ट्रेन्स पूरी इलेक्ट्रिसिटी में चलती है, बिकॉज रिन्यूएबल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। डीजल या कोल दोनों भी नॉन रिन्यूएबल है, वो खत्म हो जाएगी थोड़े दिनों में, तो हमने उसकी भी शिफ्टिंग करी है। तो हमारी मिशन क्या है? हमारी मिशन है ऊर्जा कैसे बेस्ट एफिशिएंटली यूज करें। हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट एज इंडिविजुअल? दिस इज देश, इंडिया क्या करती है, लेकिन हम एक इंडिविजुअल भी क्या कर सकते हैं। I have just made a slide. Switch off the lights and fans when out of the class. This is especially for the students. Computer labs में switch off the computers before going out of the class. अगर कम बच्चे हैं क्लास में तो एक आधा फैन ऑफ कर सकते हैं। 6, 7, 8 फैंस होते हैं क्लास में, कम करके एक साथ एक रो में बैठेंगे तो भी चलेगा। Keep light, fans, air conditioner switched off. वॉचिंग इंटरेस्टिंग प्रोग्राम देखने के बाद टीवी चालू रहता है दिन घरों में, तो ये जो चीज है। वैसे फ्रिज जल्दी बार बार नहीं खोलना, थोड़ा सा समय खाना ठंडा खाना गर्म करना है तो आदत हो गई है सिटी में, उठा के माइक्रोवेव में डाल देते हैं, माइक्रोवेव से उठा के अपने पास टेबल पे नहीं, उसको अगर थोड़ी देर गर्म होने देते नेचुरल में तो उतना एनर्जी माइक्रोवेव का कंजर्व होगा। सो ये हमारी तरफ से, हम छोटी तरह से हम इंडिविजुअल
शेयरिंग कर सकते हैं और स्टार रेटेड अप्लायंसेस को यूज करके हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल दिया है। अगर मैं एक 100 वॉट की बल्ब को रिप्लेस करती हूँ 13 वॉट वाला CFL बल्ब को, तो मेरा पावर सेविंग लगभग 50 रुपया 1 बल्ब के हिसाब से है। हमने बहुत ऊर्जा बचाया। हमने देखिए पावर सेव्ड, ये 100 यूज करने के जगह में अगर मैंने 13 वॉट यूज किया है तो मेरा यूनिट खर्चा सिर्फ 52 रुपीज आता है। तो ये मेरे लिए बहुत है। एंड आई जस्ट वांट टू से एनर्जी इज देयर when we have it around. The resources is limited. We are going to be the users. My dear friends, India is growing, the world is developing, industrialization is happening, development is happening. Consumption कम नहीं हो सकता है, लेकिन हमने अगर ध्यान देकर उसको कम करने की प्रयास करी तो वो कम हो सकता है। Our energy can be conserved and it can be used for a long time. मुझे इतना ही कहना है। मैंने एक डिस्क्लेमर भी डाल दिया है यहाँ। ये प्रेजेंटेशन मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस के लिए बनाया था और ये प्रेजेंटेशन मैंने नेट पे से निकाला हुआ है कुछ। तो आई डोंट क्लेम ओवर द पिक्चर्स, बट यस, the first picture what I had shown is from my own garden. This is the picture what I've taken from my village, where I can see the lights coming out of the tree. That is, as son of madam had said, Suraj is the main, Dharti is the place where we all are. Surya is the god of energy. It gives us the energy. And here I've just put it, how the plants take the solar energy and give life to all of us on this universe or on this globe. Thank you. This is what anybody would like to ask me any question, I'm ready for it. Thank you all of you, my patient hearing. धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत सुंदर और अच्छी तरह से एक एक बात पर आपने प्रकाश डालते हुए हमको भी प्रकाशित किया है। और साथ ही ऊर्जा शक्ति, क्योंकि शक्ति के बिना मनुष्य का जीवन है ही नहीं। शक्ति है तो हम हैं। बहुत सुंदर ढंग से आपने इस विषय पर हमें मार्गदर्शन दिया। अधिक न बोलते हुए मैं आदरणीय हमारे डॉक्टर सतीश पांडे सर जी से निवेदन करूंगा कि सर का अब परिचय, जैसे मैंने कहा हमारी डॉक्टर गीता मेनन मैडम का परिचय अगर मैं देता जाऊं तो समय कम पड़ेगा, वैसे ही आदरणीय मेरे गुरुतुल्य डॉक्टर सतीश पांडे सर जी का भी परिचय अगर मैं दूं तो सूर्य के समक्ष जैसे दीपक दिखाना, तो वैसे तो दीपक दिखाना ही चाहिए सूर्य को भी। तो सूर्य हैं हमारे आज के मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई के क्षेत्र में हिंदी की दृष्टि से सर बहुत प्रखर सूर्य की तरह हैं। हर विषय पर सर की लेखनी है। सर कई पत्रिकाओं के संपादक हैं। कई UGC केयर पत्रिकाओं में आप संपादन कार्य कर चुके हैं, कर रहे हैं। सर ने बहुत सी रचनावलियों में से मुख्य जो रचनावली देवेश ठाकुर सर पर आपने बहुत सुंदर ढंग से रचनावली प्रस्तुत की थी। और सर के अंतर्गत लगभग 16 बच्चे PhD और MPhil कर चुके हैं। और सर इस समय वर्तमान में सोमैया विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता डीन के पद पर कार्यरत हैं। इसके पूर्व सर सोमैया महाविद्यालय में ही सर हिंदी के विभागाध्यक्ष थे और कई महाविद्यालयों में आप स्नातकोत्तर कक्षाओं से जुड़े हुए थे। आज भी कई जो पूर्व विद्यार्थी आपको ढूंढते हैं। और इस तरह से मैंने जैसे कहा कि सर का जो विषय आज का रहेगा कि पर्यावरण से पूर्ण जीवन शैली कैसे हम जी सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति नहीं थी कि हम प्रकृति से दूर जाएं, किंतु आधुनिक जीवन में
हम प्रकृति से बहुत दूर जा चुके हैं और जा रहे हैं। अभी जैसे मैडम ने कहा कि कुछ वर्षों के बाद कई शक्ति देने वाली वस्तुएं, शक्तियां समाप्त होती जाएंगी, तो हम कैसे अपनी उस जीवन शैली को सुधारें कि हम प्रकृति से जुड़ें, पर्यावरण से जुड़ें। पर्यावरण जो है हमारे आसपास पूरी तरह से जो घेरे हुए है, उससे कैसे हम जुड़ें जिससे हम दूर जा रहे हैं। मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर हमें मार्गदर्शन देते हुए हमें समझाएं। आदरणीय गुरुवर्य डॉक्टर सतीश पांडे सर। धन्यवाद मोटवानी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी पूर्व वक्ता और तलरेजा कॉलेज की प्राचार्य गीता मेनन मैडम, एल्फिंस्टन कॉलेज के प्राचार्य और दोनों महाविद्यालयों से जुड़े हुए तमाम विद्यार्थी तथा अध्यापकगण, मैं पहले ही आभार मानता हूँ संज्योति सानप जी का और मोटवानी जी का, जिन्होंने इस विषय पर आपसे बातें साझा करने के लिए मुझे यहाँ किया। यद्यपि ये विषय हम साहित्य वालों से जुड़ा नहीं है, लेकिन मैंने विषय को जबरदस्ती साहित्य से जोड़ लिया और कुछ चीज़ें आपके साथ आज की चिंता के रूप में आपके सामने रखूंगा। आप जानते हैं कि ये वर्ष भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष इसलिए है कि G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है भारत, और इस क्रम में लगभग सभी क्षेत्रों में अलग, चाहे शिक्षा हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, विश्व शांति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में G20 देशों के प्रमुख या प्रतिनिधि तमाम चुनौतियों के केंद्र में रख करके अपना चिंतन मनन कर रहे हैं और उन तमाम संकटों की बात कर रहे हैं, उन चुनौतियों की बात कर रहे हैं जिससे पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। इसी संदर्भ में ऊर्जा के संकट और ऊर्जा के कंजम्पशन के कारण उसके उपयोग से जो प्रभाव पड़ता है पूरे दुनिया के पर्यावरण पर, उसको लेकर के गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। मैं यहाँ कुछ बातें इसी तरफ करूँगा कि कैसे ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं और ऊर्जा संवर्धन कैसे हो सकता है, जिसके माध्यम से पर्यावरण की चिंताओं से हम थोड़ी निजात पा सकें। हम आधुनिकता के सर जस्ट अ मोमेंट प्लीज। संज्योति मैडम, सबके माइक शुरू है तो सर जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप माइक म्यूट करने के लिए कहिए। जिन लोगों के निवेदन है, सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि अपने माइक जो है आप म्यूट करेंगे तो जो भी मार्गदर्शन इस कार्यशाला में, इस व्याख्यान रूप में दिया जा रहा है, वो सभी तक अतिशय अभी सब नीचे नहीं आया है, बेबी का वेट अच्छा है। अन्यथा आप दूसरों की आवाज और सर की आवाज की जो मीता मैडम प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, म्यूट कर दीजिए। है तो कृपया सभी से निवेदन है। अभी देखेंगे सर, रिपोर्ट देख के फिर आपको बताएंगे आगे क्या करना है। मीता मैडम काइंडली म्यूट योर माइक। रिपोर्ट दे देते हैं। मुझे लगता है एक ही जगह से सबके माइक म्यूट किए जा सकते हैं, जहाँ कंट्रोल जो होस्ट है उसे म्यूट करने के लिए कहिए संज्योति मैम। जी मैडम, मैंने निवेदन किया है, मैं देखती हूँ तकनीकी सहायता से भी ये होता है, लेकिन मैं चाहती थी कि मैडम कर लिया मैडम।
कर ली मतलब एक ओके कर लिया मैडम, थैंक उन्होंने यू। किया सभी गीता को मैडम। लिबर्टी होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपने तकनीकी असिस्टेंट से ये कहा नहीं कि हम ही उनको म्यूट करेंगे। ये अपना अपना नैतिक कर्तव्य है कि हम हमारे यस मैम, आदरणीय यस मैम, बुजुर्गों से अगर नो बात प्रॉब्लम। सुनते हैं तो हमें अवश्य उनका आदर करना चाहिए। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। प्रकृति का हमने अभी तक आदर नहीं किया तो प्रकृति हम पर कृपित हो गई है। तो खैर सर बहुत ही हम्बल है, बहुत आदरणीय है, तो वे हम पर नाराज तो कभी नहीं होंगे, लेकिन फिर हमारा कर्तव्य है कि हम उनके प्रति आदर रखें। धन्यवाद मैडम। हम लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे, कोई बात नहीं। तो बात मैं ऊर्जा की कर रहा था और ऊर्जा के उपयोग की, खास तौर पर जब हम आज जिस तरह से आधुनिक संसाधनों को लेकर के जी रहे हैं और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जहां पहुंच करके ऊर्जा का इस्तेमाल कदम कदम पर होता रहा है। और अभी जैसे कि गीता मैडम ने बताया कि हम तीसरे सबसे बड़े देश हैं जहां ऊर्जा का कंजम्पशन होता है। और जब इस तरह की बात आती है तो उसका कारण यही है कि एक तो हमारी जनसंख्या और दूसरे हम जिस तरह से हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। तो ये जो ऊर्जा का उपयोग है, ये जैसे हमें करना चाहिए वैसे हम नहीं कर रहे हैं, उसके कुछ दुष्परिणाम हो रहे हैं। गीता मैडम ने अभी बहुत समझदारी से और बहुत ही सुंदर ढंग से पीपीटी के माध्यम से एक बात कही कि ऊर्जा वास्तव में न कभी क्षरित होती है, खत्म होती है, और न ही उसका एक तरह से अंत नहीं होता। तो ऊर्जा वास्तव में है क्या? वास्तव में अगर मैं एक वाक्य में कहना चाहूं तो कार्य करने की हमारी क्षमता ऊर्जा ही है। उसे और अधिक परिभाषित करने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कोई दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, न ही उसकी कोई ऐसी उसका आकार है कि जो जगह घेरता हो या उसकी छाया होती हो। लेकिन ये भी सच है कि इसका अस्तित्व उतना ही अधिक है, वास्तविक है, जितना अन्य किसी वस्तु का। क्योंकि इसी के माध्यम से प्रकृति में जो कुछ भी होता है वह संचालित होता है। हम मनुष्य भी अगर कुछ करते हैं तो इसीलिए कि हम जो भी खाद्य पदार्थ भोग करते हैं उसका रासायनिक क्रिया के माध्यम से उसकी जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वही हम कार्य रूप में बदलते हैं। तो इस ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और अगर मैं कहूँ कि ऊर्जा अगर नहीं है तो वो सारी चीज ऐसे ही है जैसे किसी प्राण के बिना शरीर हो। तो इस तरह से ऊर्जा हर कार्य के लिए आवश्यक है। और जब कभी भी कोई गतिविधि होती है तो उसमें ऊर्जा का उपयोग होता ही है। मोटर चलती है तो बिजली से, कोई बैटरी है तो उसमें भी रासायनिक ऊर्जा होती है। यहाँ तक कि अगर कार या बस चलती है तो उसमें भी ऊर्जा का प्रयोग होता है। और मनुष्य भी इसी ऊर्जा को ग्रहण करके या उससे ही अपने कार्य करता है। अब इसके पहले के वक्ता ने बहुत स्पष्ट ढंग से और चार्ट के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से बता दिया कि ऊर्जा के जो प्राप्त करने के स्रोत हैं वे परंपरागत कुछ रहे हैं। जो परंपरागत स्रोत हैं वो प्राकृतिक स्रोत हैं। और उन प्राकृतिक स्रोतों में जैसे जैसे हम उनका उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके
समाप्त होने के संकट भी दिखाई देने लगे हैं। परंपरागत इन स्रोतों में पेट्रोल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस हैं। पहले के समय में जैसे हम लकड़ी आदि को जला करके ऊर्जा ग्रहण करते थे, कई बार तो गोबर के उपले आदि हम जलाते थे, उनसे ऊर्जा ग्रहण करते थे। ये सारे जो स्रोत हैं ये धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे अगर हम इनका उपयोग इसी तरह से, इसी गति से करते रहे। इसीलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, उन स्रोतों की ओर हम कदम बढ़ाएं, और उनकी तमाम नीतियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में इन गैर परंपरागत स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा के मामले में धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने की ओर कदम बढ़ा रहा है। और इसमें जैसा कि गीता मैडम ने बताया कि मुख्य जो स्रोत हैं वो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी। इसके अलावा पवन ऊर्जा, पंचक्की जिसे हम कहते हैं, विंड मिल्स, और एक जो समुद्र का ज्वार भाटा है उसमें भी एक ऊर्जा होती है, उसके भी संयंत्र लगाए गए हैं, उसके माध्यम से भी हम ऊर्जा या एनर्जी पैदा करते हैं। बायोगैस है, और अत्याधुनिक ढंग से कहें तो परमाणु ऊर्जा भी है, जिसका सकारात्मक प्रयोग करके हम बिजली की या ऊर्जा की जो कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ ऐसी चीजों की ओर संकेत करूंगा जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि लकड़ी को जला करके ऊर्जा पैदा करना, ये एक ऐसा कार्य है जिसके नाते वनों का कटना शुरू हुआ। लकड़ियां हम जलाते रहे और उससे हम ऊर्जा का कार्य लेते रहे, और इसका परिणाम ये हुआ कि तमाम जंगल आज उजाड़ होते जा रहे हैं। जंगलों का उजाड़ होना या वन प्रदेश का काटा जाना, ये बड़ा विपरीत परिणाम ले आता है, क्योंकि इसके कारण वर्षा या बरसात में मात्रा में कमी आ जाती है। और हम सब जानते हैं कि जिस तरह से पेड़ पौधे जलवायु को प्रभावित करते हैं, अगर उनका इसी तरह कटना जारी रहा तो तापमान, जो ग्लोबल वार्मिंग की एक चुनौती हमारे सामने आ रही है, उससे निपटने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमें इन वन प्रदेशों को संरक्षित करना पड़ेगा, तभी हम इस ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। इन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के कारण जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं वो कितने भयावह हैं। मैं चूंकि साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं उसको साहित्य से जोड़कर अपनी बात कहूँगा। मैं वरिष्ठ कवि रामदरस मिश्र के शब्दों में कहूँ तो एक उनकी कविता का अंश है कि उसने सोने चांदी के पहाड़ पर बारूद के पेड़ लगाए हैं, जिनकी विषाक्त सांसों से झुलस गई हैं हवाएं, ऐंठ गई हैं वनस्पतियां, टूट गए हैं चिड़ियों के पंख, तेजाब से खलबला रहा है नदियों का पानी, जल गए हैं मौसमों के रंग और वे एक दूसरे में समा गए हैं, और आदमी एक प्यासा शोर बनकर रह गया है। ये प्यासा शोर बनकर रह जाना, इसका तात्पर्य ये है कि हम इन पर्यावरण के संकटों को जान रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बातें बहुत सारी हो रही हैं, बहसें हो रही हैं। जैसे कि अभी G20 देशों के सम्मेलन हो रहे हैं इस पर,
लेकिन मजे की बात यह है कि ये G20 देश ही सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगर ये आपस में ये तय कर लें कि ये इस तरह के नियंत्रण रखेंगे तो सारी समस्या हल हो सकती है। तो हम शोर तो बहुत मचा रहे हैं, लेकिन ये शोर ईमानदार शोर नहीं है, इससे निपटने के प्रयास ईमानदार प्रयास नहीं है, और इसी कारण पर्यावरण का यह संकट पूरे विश्व में गहराता जा रहा है। आज की यही चिंता हमारे तमाम बुद्धिजीवियों और रचनाकारों को बार बार प्रभावित करती रही है। खास तौर पर पेड़ पौधों को बचाना वे अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी मानते रहे हैं। हमारे एक हिंदी के वरिष्ठ कवि हैं नरेश सक्सेना, वो अपनी एक कविता में अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करते हैं, और उनकी अंतिम इच्छा ये है कि उनका अंतिम संस्कार किसी बिजलीदाह घर में ही हो, ताकि उनके बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी संसार में बचा रहे। बेटे बेटी के सुखी होने की कल्पना तो हर माँ बाप करता है, लेकिन ये चिंता करना कि एक वृक्ष भी, क्योंकि हम जानते हैं कि दाह संस्कार में हिंदुओं में भारी मात्रा में लकड़ी जलाई जाती है, और हम एक तरह से वृक्षों के काटे जाने का उसे कारण मान सकते हैं। ये पेड़ वास्तव में धरती के पुत्र हैं। जब कभी भी कोई पेड़ कटता है तो धरती जैसे धरती माँ की छाती फट जाती है, और जो एक भयंकर दरार के रूप ले लेती है। इसीलिए रामकुमार आत्रेय नाम के एक कवि हैं, वो कहते हैं कि बच सकते हो तो बचो, हाथों में थमी कुल्हाड़ियां फेंको, सच आज धरती की बड़ी दरार अपना मुंह खोले दौड़े चले आ रही है हमारी ओर, हम सबको निगल जाने के लिए। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों टिहरी शहर पर एक संकट गहराया था, जहां पर तमाम मकानों में दरारें पड़ गईं और जमीन खिसक रही थी। ये संकट इसी तरह के संकट हैं जो पर्यावरण से जुड़ते हैं, वन प्रदेशों के काटे जाने से जुड़ते हैं। और वन प्रदेश का काटा जाना सिर्फ पेड़ों का काटा जाना नहीं है, क्योंकि एक पेड़ तमाम पशु पक्षियों के जैसे आश्रय स्थल होते हैं, और कंक्रीट के जंगल में इनका अगर संरक्षण नहीं हो सकता तो हमें इनके दुष्परिणाम भोगने ही होंगे। ऊर्जा उत्पादन के लिए नदियों के पानी का प्रवाह कई बार रोका जाता है। ये तमाम डैम बनते हैं। अभी मैडम ने दिखाया कि किस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं, लेकिन इसका एक परिणाम ये होता है कि ये जब बांध बांधे जाते हैं तो एक तरफ बांध के डूब क्षेत्र पैदा होता है, और दूसरी तरफ उसकी जो सहज प्रवाह वाली धारा है नदी की, वह रुक जाती है। ये दोनों चीजें बड़ी खतरनाक हैं पर्यावरण की दृष्टि से, क्योंकि एक डूब क्षेत्र जब पैदा होता है तो उसमें रहने वालों की पूरी अस्मिता दांव पर लग जाती है, और उनकी पूरी संस्कृति भी नष्ट हो जाती है। वे विस्थापन का दंश झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और दूसरी तरफ नदियों का पानी सूख जाता है, और धीरे धीरे पानी का प्रवाह कम होने के कारण वो दूषित भी होता है। नदियों में कल कारखानों के जो दूषित जल सीधे छोड़ दिए जाते हैं, तो उससे कई बार कई नदियां जैसे तेजाब की नदी बन जाती हैं। ये गंभीर संकट है, क्योंकि ये नदियां हमारे पीने के पानी की मुख्य स्रोत रही हैं। पीने का पानी एक गंभीर संकट बन करके पैदा हो सकता है। एक कवि की बात अगर कहूँ उनके शब्दों में, तो पानी का मतलब दुनिया को मतलब देना है और आदमी को बचाना है मतलबी होने से।
पानी का मतलब 1/3 भूभाग है, लेकिन घूंट भर की प्यास को सूखने नहीं देना उससे भी बड़ी चुनौती है। जिन क्षेत्रों में आज लोग मीलों मीलों जाकर के पानी ले आते हैं, उन लोगों से अगर हम पूछें तो पता चलेगा कि एक घूंट पानी पाने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें कितना तड़पना पड़ता है। मैं व्यवस्था और सरकारी व्यवस्था को दोष नहीं देना चाहता, इसके लिए हम सब लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। एक चिंता परमाणु परीक्षणों द्वारा भी पर्यावरण को प्रभावित करने की व्यक्त की जाती है। कई देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और दुनिया के सामने अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, और इस तरह से वो परमाणु परीक्षण करके धरती के तापमान को बढ़ाते हैं। धरती का तापमान बढ़ना मतलब ग्लेशियरों का पिघलना है, मतलब समुद्र तटीय शहरों पर समुद्री प्रकोप है, सुनामी और समुद्र के पानी से डूबने का खतरा है। हम कई जगहों पर देख चुके हैं कि तमाम शहरों में समुद्र का पानी किस तरह से अपनी दखल दे रहा है और इस खतरे की ओर संकेत कर रहा है। पश्चिम के तमाम देशों में ये चीज़ें आई। कुछ दशक पहले हमारे बम्बई शहर की भी स्थिति कुछ ऐसी ही हुई थी। तो इसके साथ ही ये जो परमाणु वाला मामला है, इसमें कई बार विकिरण की समस्याएं भी खड़ी होती हैं। ये एक पर्यावरण की बड़ी गंभीर समस्या है। उससे न्यूक्लियर एनर्जी हम प्राप्त तो करते हैं, लेकिन उस न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने में जो सावधानी रखनी चाहिए, अगर उसमें थोड़ी भी चूक हुई तो एक गंभीर संकट पर्यावरण में पैदा हो सकता है। तो इस तरह से ये जो पारंपरिक जो साधन हैं, ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उनके दुष्परिणाम हम पर्यावरण पर देख रहे हैं, और इसीलिए कुछ ऐसे स्रोतों की तलाश हम करना चाहते हैं जहां ये संकट थोड़े कम हों। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सौर ऊर्जा का, या पवन ऊर्जा का, या बायोगैस का हम जिस तरह से इस्तेमाल करके और नए ढंग से ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न कर रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं से अधिक एनर्जी इकट्ठा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर मैं फिर से उस सौर ऊर्जा की बात करूंगा, जहां इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अभी मैडम ने भी कोचीन के एयरपोर्ट का दिया था। पिछले दिनों गुजरात के एक पूरे गांव का ऐसा संकेत आया था कि वह गांव ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भर है और हर घर में वो सोलर पैनल लगे हुए हैं, और यहाँ तक कि उनके अपने जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं अपने परिवार की, उससे अतिरिक्त ऊर्जा पैदा हो रही है। तो वो सरकार वहाँ से खरीद करके दूसरे लोगों को दे रही है, और उसका फायदा भी उन ग्रामीण वासियों को हो रहा है। तो इस तरह के प्रयास अगर हम करें तो हम न सिर्फ आत्मनिर्भर हो सकते हैं, बल्कि हम इसे आय का जरिया भी बना सकते हैं। तो सवाल वही है, मैडम ने गीता मैडम ने बहुत बारीकी से उन तमाम बातों की ओर संकेत किया जो हम जिनका पालन करते हुए हम सौर ऊर्जा का की बचत कर सकते हैं, और इस तरह से इस मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। एक रिपोर्ट आई थी कि झारखंड के एक रिमोट एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव है जहां लोग गैसीफायर का प्रयोग करके बिजली उत्पन्न कर रहे हैं,
और ये गैसीफायर वास्तव में एक तरह का ऐसा है कि जो तमाम अवशिष्ट होते हैं घर परिवारों में या तमाम हमारे उपयोग की गई चीज़ों में, जो बचा खुचा, जिसे हम सामान्य भाषा में कचरा कहते हैं, उससे हम इस तरह से प्रयोग करके बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जहां हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे कुछ जीवन शैली की बात की गई थी। मैडम ने, गीता मैडम ने बहुत सारे उल्लेख किए जहां हम चाहें तो अपनी जीवन शैली में बदलाव ला करके इसकी बचत कर सकते हैं ऊर्जा की। कुछ एक की ओर संकेत मैं करूंगा कि बहुत बार हमारे घरों में फैन, पंखे और बिजली चलते रहता है और हम उसका ध्यान नहीं रखते। आवश्यकता न होने पर भी हम उनका उपयोग करते रहते हैं, तो उन्हें बंद करें। कई बार हम टेलीविज़न बंद नहीं करते, उसका बटन नहीं स्विच ऑफ करते हैं। हम यही टेलीविज़न बंद कर देते हैं, लेकिन वो इसी तरह से बटन चालू रहता है, उसमें भी ऊर्जा खत्म होती है, ये शायद हम लोग नहीं जानते हैं। मैडम ने CFL की बात की। CFL से आगे चल करके LED का उपयोग करें तो और अधिक ऊर्जा की बचत हो सकती है। जैसे और भी कुछ चीज़ें हैं। खाना बनाते समय मान लीजिए कि बर्तन ढक कर रखें तो जल्दी आप खाना पका सकते हैं, कम ऊर्जा उसमें भी लगेगी। ऊर्जा क्षमता वाले जो चूल्हे हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है। हम सब लोग कागज का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। ग्रीन गो का जो आंदोलन है, इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि हम कम से कम कागज का प्रयोग करें, क्योंकि कागज वृक्षों से बनते हैं और इसके माध्यम से भी हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। सिंचाई करते वक्त जो पानी की खपत होती है कृषि कार्यों में, वहाँ भी हम नए ढंग प्रयोग कर सकते हैं। कई बार फ्रिज का दरवाज़ा बार बार खोलना बंद करना, ये भी ऊर्जा की खपत बढ़ाता है। म्यूजिक सिस्टम को हम स्टैंड बाई में रख देते हैं, वो भी न रखें तो बचत कर सकते हैं। शादी विवाह में हम बहुत सारे इस तरह के डेकोरेशंस करते हैं, सजावट करते हैं और उसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है। अगर ऐसा भी हो कि हम दिन के वक्त में शादी विवाह करें तो तमाम ऊर्जा की बचत हम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में सूर्य की रोशनी ही हमारे लिए अधिकतम उपयोग में आएगी। वातानुकूलित जगहें तमाम हैं। ठीक है कि कॉरपोरेट सेक्टर में ये ज़रूरी है, लेकिन वहाँ भी हम आवश्यकता के अनुरूप अगर एयर कंडीशन का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। जहाँ प्रगति की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये खर्च नहीं होगा। निश्चित रूप से ये खर्च किए बिना हम विकास कार्यों को भी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए ऊर्जा की खपत तो होगी। अब इस ऊर्जा की बचत कैसे हो, इसके लिए हम अपने जीवन शैली में थोड़े थोड़े बदलाव लाएं और सजग होकर के इसका उपयोग करें तो निश्चित रूप से ये प्रकृति भी सुंदर बन सकती है और प्रकृति की अनुपम धरोहर यह मनुष्य और उसका जीवन भी सुंदर हो सकता है। परिवर्तन करना ये प्रकृति का भी नियम है और हम सब लोग चाहते हैं कि
मनुष्य जीवन की बेहतरी के लिए परिवर्तन हो, लेकिन ये परिवर्तन इस तरह होना चाहिए कि उसके मूल में एक उद्देश्य हो। मैं अपनी बात कैलाश वाजपेयी की एक छोटी सी कविता के अंश से खत्म करूंगा कि तुम अगर परिवर्तन के पक्षधर हो तो मिट्टी से शुरू करना जो बाँझ हो रही है, वृक्षों से शुरू करना जिनका वध हो रहा है बेरहमी से, वायु से शुरू करना जिसका दम घुटता ही जा रहा है, नदियों से शुरू करना जिनका यौवन रोज लुट रहा है। यही सब तो हो तुम, क्योंकि यही सब प्रकृति और उस प्रकृति के हम अंग हैं। यही सब तो हो तुम, अपनी जड़ों की पड़ताल के बिना क्रांति कहाँ। तो इस तरह से मैंने कोशिश की कि ऊर्जा और उसके कारण जो पर्यावरण पर असर हो रहा है और उसमें किस तरह की जीवन शैली का प्रयोग करके हम उस ऊर्जा को बचा सकते हैं या आत्मनिर्भर होने के लिए कौन से नए ऊर्जा स्रोतों का हम आरंभ कर सकते हैं, उस प्रयत्न कर सकते हैं। इस ओर एक मामूली सा एक प्रयास है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी मैंने इस विषय के साथ न्याय किया होगा तो आपको पसंद आया होगा जरूर। मुझे यहाँ आपसे अपनी बात रखने का मौका दोनों महाविद्यालयों के संयोजकों ने मुझे दिया। मैं उनका आभारी हूँ और अपनी बात इसी के साथ खत्म करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बड़े ही सुंदर ढंग से आपने इस विषय पर प्रकाश डाला और जैसे मैंने कहा कि सर आपको और गीता मेनन मैडम को यह सुनने का जो अवसर हम सबको प्राप्त हुआ वह भी अपने आप में असाधारण था और जिन विषयों पर आपने प्रकाश डाला सर वो तो आज वास्तविक हैं। छोटी छोटी बातों को यदि हम ध्यान दें तो ऊर्जा का बहुत अच्छी तरह से बचाव संवर्धन किया जा सकता है और ऐसी बहुत सी बातें आपने बताई और बताई जा सकती थी, किंतु समय का आपने पूरा ध्यान रखा। मैं संज्योति मैडम से निवेदन करूंगा कि आगे आभार के पहले अगर कुछ विद्यार्थी या कुछ कोई पूछना चाहे तो आप बोल सकते हैं। जी सर धन्यवाद। हमारी ये जो प्रकृति के प्रति पुनः जुड़ने की यात्रा है वो तकनीकी के मोड़ों से होकर गुजर रही है। हमारे जीवन में प्रकृति का कितना महत्व है। प्रकृति ही हम हैं, हमारी ही प्रकृति है। सर आप में साहित्य के माध्यम से प्रकृति से जुड़ना, ऊर्जा के स्रोतों का संवर्धन करना, हमारी जीवन शैली में प्रकृति को ढालना या प्रकृति से होकर आगे बढ़ना, ये बहुत ही अद्वितीय ऐसी संवाद यात्रा है। सर मैंने आपको ये प्रतिक्रिया भी लिखी है कि अप्रतिम अद्वितीय अभिव्यक्ति। मुझे लगता है आज ये जो ध्वनि है हमारी, ये हमारा ब्रह्मांड सुन रहा है और हमारे हृदय जो शुद्ध भावनाएं हैं वो उस तक पहुंच रही है। हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हम सक्षम और सशक्त अपने आप में ज़रूर है। इसका आभास, इसकी प्रतिध्वनि सर आपके संभाषण से मुझे हुई है। मेरे लिए ये अनुभूति जो है सबसे समृद्ध करने वाला क्षण है। कल मैंने हमारे प्राचार्य जी से बात करते हुए कहा था कि इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोग बहुत जल्दी में कर रहे हैं, लेकिन यही तो क्षण है जो हमें परीक्षा का अवसर देते हैं और आज सचमुच प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है। अब उसमें हम कितने खरे उतरते हैं ये आगे का समय ही हमें बता सकता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप उपस्थित रहे
आपने साहित्य को अभिव्यक्ति का जरिया बनाया। अब स्वयं ही साहित्य देता है, ऐसा कहने में मुझे जरा भी तकलीफ है। मैडम आपके यहाँ शायद दो कुछ इंस्ट्रूमेंट शुरू हैं, हाँ जी, इस कारण आवाज स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ हाँ जी सर। सर आपका मैडम एक म्यूट करना पड़ेगा कुछ। माइक म्यूट। तो सर ये जो आपकी अभिव्यक्ति का स्वरूप है सचमुच ही आपके व्यक्तित्व को भी धारण करता है। आज मुझे बहुत समय पहले मैंने बिरला कॉलेज में डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ जी को सुना था। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा उनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है, और उस समय मेरी प्रतिक्रिया से उन्होंने मुझे इतना आशीर्वादित किया था कि पंचकुला में जाकर उन्होंने स्वयं मुझे उनकी तो किताबें पत्र के द्वारा, पोस्ट के द्वारा भेजी थी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो साहित्य के क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में जो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक वटवृक्ष की तरह विकसित होते हैं, और वे अपने ज्ञान से, अपनी भावनाओं से, अपनी अभिव्यक्ति से और अपनी प्रतिभा से सभी को आप्लावित करते हैं। तो ऐसा ही एक व्यक्तित्व आपके रूप में हमारे साहित्य जगत में विद्यमान है। ये बड़ी आश्वस्ति की भावना है। ये मैं बहुत ही मुझे लगता है कि अब बहुत जनतकरण से कह रही हूँ। समाप्त करिए। कोई प्रश्न अगर विद्यार्थियों के जरूर सर। तो अभी इसके बाद मैंने लिखा है प्रतिक्रिया में कि विद्वानों के भाषण के द्वारा जो भी विद्यार्थी, प्राध्यापक, प्रतिभागी हैं, वे अपना मत अवश्य व्यक्त कर सकते हैं। अब मैं मैडम प्रिंसिपल मैडम, हेलो प्रिंसिपल मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं। बोलिए मैडम। अभी इसके बाद जो है हमारे महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य डॉक्टर वसंत राव हेल्वी रेड्डी जी बोलेंगे, लेकिन मैडम आपकी बात सुनना हमारे लिए बड़ा भाग्य का अवसर है। बोलिए। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम, आपका माइक म्यूट है। I just wanted to say धन्यवाद to all। और पांडे जी, मैंने आपकी भी बात सुनी। हम साइंस वाले हैं तो हमने साइंस की प्रेजेंटेशन की, आपने तो एकदम लिटरेचर को जोड़कर जिंदगी को जोड़ दिया है उसके जीवन शैली में, और इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन सर। तो मैं वही बोलना चाहती थी, थैंक यू, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। नहीं तो लिटरेचर सुनने को मिलता नहीं है हमें, हम लोग सब साइंस वाले साइंस के इसमें चले जाते हैं। आज आई एम हैप्पी दैट मैं उनके साथ आज हूँ, बस इसीलिए मैं धन्यवाद, स्पेशली आई वांटेड टू कन्वे माय रिगार्ड्स एंड थैंक्स। थैंक यू। Thank you, sir, and thank you, Belvi sir, also for this opportunity. Thank you, Sanap madam. Yes, thank you all. मैं हमारे महाविद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य डॉक्टर वसंतराव बाबूराव हेल्वी रेड्डी सर को यहाँ पर सादर आमंत्रित करती हूँ। उनका संक्षेप में एक दो पंक्तियों में मैं परिचय देना चाहूँगी। वे हमारे महाराष्ट्र शासन के महाविद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य हैं, और उन्होंने विज्ञान में अपनी शिक्षा पूर्ण की है। वे अनेक लिपियों को भी जानते हैं, साहित्य के प्रति भी उनका बड़ा रुझान है, और हमेशा ही वे बड़े उत्साह के साथ अपने व्यक्तित्व को लेकर हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं कि हमें कोई भी काम करने में कोई असहजता महसूस नहीं होती है। तो उनके व्यक्तित्व की यही सहजता जो है हमें अनेक कार्यों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रहती है। तो सर, आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान के संशोधनकर्ता हैं, विज्ञान के विद्वान हैं, तो कृपया ऊर्जा स्रोतों का संवर्धन और पर्यावरण पूरक जीवनशैली अर्थात ऊर्जा स्रोतांचं संवर्धन आणि पर्यावरण पूरक जीवनशैली या विषयावर आपण आपले मत व्यक्त करावे आणि सर्व सहभागी विद्यार्थी, प्राध्यापक सर्वांना लाभान्वित करावे। आपणास विनंती आहे। धन्यवाद। इसका
परिणाम देखते हैं करना तो दिख रहा है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके आज्ञा के अनुसार और मेरे महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य जी के आज्ञा के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, आभार व्यक्त के। मैं सबसे पहले आदरणीय सतीश पांडे सर, जो हम दोनों महाविद्यालयों से विशेष रूप से हाँ संजय मैडम कुछ बोल रहे हैं। जी जी मैं बोल रही हूँ कुछ आपको जो मैंने नहीं, क्योंकि मैडम की फिर और दूसरा प्रोग्राम है तो उसमें समय निकल जाएगा, इसलिए। और सब जो भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उनसे एक निवेदन भी है कि एक गूगल फॉर्म मैडम अभी जो फीडबैक फॉर्म भेजेंगी, तो आप सबसे निवेदन है जो भी प्रतिभागी जुड़े हैं वह भर कर भेजेंगे तो सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही आ जाएंगे आपके पास। और आभार व्यक्त करने के इस सुनिए मेरी बात। हमारे कार्यक्रम में पसायदान भी है और उससे पहले थोड़ी सी कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं, और मैडम का प्रेजेंटेशन विद्यार्थियों को बहुत पसंद आया है, तो उनसे भी कुछ विद्यार्थियों ने पहल की है कि वे कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो प्रतिक्रिया मत। ठीक है, मैडम की अनुमति से हम वो बिल्कुल जी। और फिर पसायदान भी है और उसके बाद हम लोग आभार व्यक्त करेंगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा समय हमें नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम लोग पहले आभार कर देते हैं तो ये दो जो स्थितियां हैं कार्यक्रम की, जो इस कार्यक्रम जी मैडम जोड़िए ना, मैडम उनको जोड़िए ना, ठीक है तो वो रह जाएंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम पसायदान शुरू कीजिए ना, या फिर जो भी है ये जो विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया वगैरह है ये तो लेना है ना। हाँ मैडम दीजिए ना, जल्दी देंगे तो। हाँ जी जी सर जी। तो मेरा निवेदन है विद्यार्थियों से कि जिन प्रतिभागियों को और विद्यार्थियों को तथा प्राध्यापकों को कुछ अपना मत व्यक्त करना है, मंतव्य रखना है, वे अवश्य अपना मंतव्य रख सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर भारती सानप जी जो है संत ज्ञानेश्वर के पसायदान का यहाँ पर गायन करेंगी, तो उससे पहले आप अपना मत रखिए, क्योंकि ये संपूर्ण कार्यशाला जो है बड़ी सफलतापूर्वक चल रही है। बहुत ही उन्नत ऐसे विचार इसमें व्यक्त हुए हैं,
तो आप सभी का स्वागत है जो अपने मत और प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। झालं होतं. मुझे लगता है कि विद्यार्थी जो हैं वे बोलना चाह रहे थे, अपने हाथ भी रेज़ किए थे, लेकिन अभी जो है वे नहीं बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि सभी की बातों का समाधान और विचारों के प्रति जो संतुष्टि चाहिए वो पूर्ण हुई है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इस कार्यक्रम के दरमियान जो हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर मैं माननीय प्रोफेसर डॉक्टर भारती सानव जी का स्वागत करती हूँ। वे संत ज्ञानेश्वर के पसायदान से हमें आप्लावित करेंगी। मैं उनका परिचय देना पहले रह गया था। वे इस्माइल यूसुफ महाविद्यालय में प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग की। वे एक बहुत ही अच्छी लेखिका हैं, एक बहुत अच्छी गायिका हैं और प्रकृति से जुड़ा हुआ उनका एक सुंदर व्यक्तित्व है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वे मेरी बड़ी बहन हैं। तो मेरे लिए तो वे ही बचपन से ऐसा था कि वे बहुत कुछ करती रहती थी और मैं सब देखती रहती थी और मुझे लगता था कि वे फर्स्ट आ गई तो काम हो गया है, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके और मुझ में बहुत कम अंतर है, 1 ही वर्ष का, लेकिन उनके देखा-देखी ही मैं क्रीड़ा की तरफ जुड़ी हुई, ज़्यादा रुझान मेरा स्पोर्ट्स में था, लेकिन उनके देखा-देखी मैं अध्ययन की तरफ भी बढ़ी हूँ क्योंकि हमारे घर में अध्ययन के लिए बहुत सख्त वातावरण था कि अध्ययन करना ही चाहिए। तो वे मेरी बहन भी हैं, गुरु भी हैं। तो आपसे निवेदन है भारती जी कि आप पसायदान से इस कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर आइए। जी सर, बहुत धन्यवाद। हाँ जी बोलिए, सुनिए दे प्रॉब्लम है यहाँ बहुत। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही थी? हाँ, आवाज आ रही है मैडम आपकी। कवरेज कमी की वजह से बार कनेक्ट हो रहा है। अभी ठीक है? हाँ जी, हेलो, संत ज्ञानेश्वर की जो रचना उन्होंने प्रकृति प्रति जो रचना थी भाव ज्ञानेश्वर ने अपने किया है, वो प्रत्येक मनुष्य से मांगते हैं। तो ये प्रकार भाव हेलो, हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज। अभी हाँ, पहले नहीं आ रही थी ठीक से, लेकिन अभी आ रही है। ठीक है। आज कुछ तकनीकी खराबी है।
तो थोड़ा हम लोगों का वैसे कार्यक्रम समापन की तरफ आया हुआ है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही मैडम। हाँ हाँ, कुछ तो मतलब मेरा कैमरा भी बंद हो गया है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तकनीकी प्रॉब्लम है। हाँ, तकनीकी। आपके उधर से ऑन होता है क्या, देखिए? इधर से तो नहीं होगा मैडम, वो नहीं आपको होगा? ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। आप मोटवानी गूगल जी फॉर्म किस बोल पर रहे हैं ना? भेज रहे हैं? हाँ, वालेश्वर बोल रहा हूँ। जी मैडम, मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी सर। तो मैडम ऐसा लगता गूगल है कि कुछ तो गूगल फॉर्म प्रॉब्लम किस पर है। डाल रहे हैं मैडम? हाँ गूगल फॉर्म कहाँ पर डाल रहे हैं? हाँ, इसी में हम लोग शेयर करेंगे गूगल फॉर्म कार्यक्रम समापन के मैं समाप्त जिस होने के ग्रुप पर बाद। शेयर किया था उस ग्रुप पर। ग्रुप पर भी शेयर करूंगी और यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर सभी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी ठीक, और ग्रुप पर भी डालूंगी। ग्रुप पर डालो ना वो। हाँ, जरूर जरूर डालेंगे। तो इसके बाद जो है एक मिनट। हाँ, संज्योति मैडम, अब समापन की तरफ चल रहे हैं हम लोग, और आभार का अंतिम चरण जो है शुरू हो चुका है, जी जी। क्योंकि मैडम का भी वो है और पांडे सर को भी किसी और जगह हेलो। भी जुड़ना है। हाँ सर, हाँ, तो भारती जी का स्वर जो है मैं ऑनलाइन सुनाना चाहती हूँ। यहाँ पर वो जुड़ नहीं पा रही हैं, तो आप अगर वापस ज्वाइन करेंगी मैडम। मैडम, क्योंकि समय की डिमांड अलग हो रही है, ये और समापन कर लो सर अभी। हाँ, क्योंकि क्या है, समय अनावश्यक नष्ट होता जाएगा, तो यहाँ मैडम का मीटिंग चालू हो रहा है, बंद हो जाएगा वो सब कुछ। समापन कर लो। जी सर। मैं दोनों महाविद्यालयों की ओर से आदरणीय हमारे सतीश पांडे सर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि सर ने बहुत सुंदर ढंग से दोनों महाविद्यालयों के अलावा जो भी हमारे साथ महाविद्यालय जुड़े हुए थे, उन सबको बड़े ही सुंदर ढंग से आपने मार्गदर्शन दिया। और सर, आप हमारे गुरुतुल्य हैं, गुरुवर्य हैं। आपसे हम आभार तो जीवन भर नहीं वो करेंगे, क्योंकि हम तो आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये औपचारिक आभार है। तो आपसे निवेदन है कि सदैव कृपा दृष्टि रखिए, कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोनों महाविद्यालयों की ओर से। मैं अपनी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर गीता मेनन मैडम का, जिन्होंने बहुत बड़े ही सुंदर ढंग से अपने विषय पर चर्चा की, प्रकाश डाला और हम सबको मार्गदर्शन दिया। मैडम, मैं आपका दोनों महाविद्यालयों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन ये आपकी भी हमारे साथ एक, कह सकता हूं कि कर्तव्य था ये कार्यक्रम करने का, लेकिन फिर भी औपचारिक ढंग से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एल्फिस्टन महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य सर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत सुंदर समय देकर, अमूल्य समय दिया, हमारे साथ जुड़े रहे और पूरी तरह से हमको सहयोग देते रहे, संज्योति मैडम को और मुझे। मैं दोनों महाविद्यालयों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारती मैडम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मैडम ने प्रारंभ में बड़े ही सुंदर ढंग से तुकाराम जी का गीत प्रस्तुत किया था। और पसायदान मैडम, हम सुनेंगे आपका, बिल्कुल सुनेंगे। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं हाँ, दोनों आपके आभार महाविद्यालयों के की ओर बाद से। सर भारती जी पसायदान मैडम, यहाँ उसके से बाद जो होता वीडियो है से। राष्ट्रगान होता है जी जी। परंपरा के अनुसार। हाँ हाँ, तो लेकिन मैडम, एक मैडम कट मिनट। जाएंगी, बहुत से नहीं, कट रहे हैं, देखिए हाँ फिर हाँ, आप। नहीं और सर। मैं संज्योति मैडम का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि संज्योति मैडम पूरा दिन कल इसी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने में लगी रहीं
और मैडम ने बड़े ही सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम को, इस कार्यशाला को, मैं कहूँगा कि पूरा श्रेय संज्योति मैडम को है। सानप मैडम ने बड़े ही परिश्रम के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया और सभी जो भी प्रतिभागी, आदरणीय प्राध्यापक या मेरे सहयोगी यहाँ जुड़े रहे, उनका मैं दोनों महाविद्यालयों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और अब अंतिम जो सीढ़ी होती है महाविद्यालय की परंपरा के अनुसार राष्ट्रगान की होती है, लेकिन मैडम कह रही पसायदान होगा, तो संज्योति मैडम जैसे आप चाहें करिए। जी, हम लोग प्रकृति का संवर्धन करना चाहते हैं और संत ज्ञानेश्वर ने प्रकृति को बड़े ही सुंदर ढंग से अपने समस्त साहित्य में व्यक्त किया है। उनका संपूर्ण जीवन जो है प्रकृति को समर्पित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रगान से पहले हम लोग सायदान की तरफ आएंगे और अंतिम हमारी सीढ़ी जो है वो राष्ट्रगान की होगी। भारती जी, आप अपना स्वर दीजिए। व्यंकटी सांडो दया सकर्मी रति परस्परे मैत्र जीवांसि दुरितांसे तिमिरसावो विश्वस्वधर्म सूर्ये भावो सुजीवांशील होतेला प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदी आई अनवरत भूमंडळी भेट तुया मुला चला कल्प करून से आरव चेतना चिंतामणी से भाव बोलते से अर्णव ईशान से चंद्र में जे अलांछन मार्कंड से तापहीन ते सर्वात सदा सज्जन सूर्य रे किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण हो नीति लोकी भजी जो आदि बुद्धि अखंड आणि ग्रंथ उपजीविये विशेषी लोकिये कृष्णादृश्य विजये हो आवेश ये म्हणे श्री विश्वेश्वराओ हा होईल दानव साओ येणे वरे ज्ञान देव सुखिया झाला सुखिया झाला सुखिया झाला। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। जो हमारा कार्यक्रम है सही समय में समापन की तरफ जा रहा है। मैं डॉक्टर मोटवानी जी को निवेदन करती हूँ कि राष्ट्रगान होगा अभी। जी सर। मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करता हूँ, वे जहाँ भी हैं मन से इस राष्ट्रगान को गाएं और अगर बैठे हैं तो कृपया खड़े हो जाएं। और मैं रीना मैडम से निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रगान शुरू करें। धन्यवाद सर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। जय हो। भारत माता की संजोती मैडम की जय हो। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। सब प्रतिभागियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। संजोती मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं लीव कर रहा हूँ, धन्यवाद। सर मोटवानी सर। जी बोलिए मैडम। हाँ, ये लिंक जो है हम लोग शेयर कर रहे हैं। आपके प्राचार्य जी मैडम जो है वो मीटिंग में जुड़ सकती हैं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मैं दोबारा धन्यवाद नहीं देना चाहूँगी, लेकिन सभी प्रतिभागियों के प्रति मैं नमन व्यक्त करती हूँ। और ये जो फीडबैक लिंक है वो हमें अभी शेयर करनी है। इसके साथ साथ क्विज वाला लिंक जो है वो भी एक उपक्रम हमने महाराष्ट्र शासन के एल्फिंस्टन महाविद्यालय और आर के तलरेजा महाविद्यालय के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया हुआ है। तो फीडबैक लिंक अलग है और क्विज वाला लिंक अलग है। तो ये जो फीडबैक लिंक है ये हमारा जो ये प्रोग्राम हुआ है ऊर्जा स्रोतों का संवर्धन और पर्यावरण पूरक जीवन शैली के बारे में है। तो वो फीडबैक फॉर्म आप भरेंगे। आपके जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं वो आज या कल तक आप तक पहुंच जाएंगे। उस फॉर्म में दी गई सारी सूचनाओं का सभी पालन करें। और दूसरी बात ये कि जो क्विज है या राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी के लिए जो गूगल फॉर्म हमने बनाया हुआ है वो भी आपको शेयर किया जा रहा है। उससे भी आप और लोगों से शेयर कीजिए ताकि उसमें भी प्रकृति से जुड़ी हुई जो भी आवश्यक बातें हैं, हमारी जो जीवन शैली है प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न उसमें दिए गए हैं। तो धन्यवाद आप सभी को मैं अपना स्नेह प्रदान करती हूँ और प्रकृति का नमन करते हुए इस कार्यक्रम का समापन हुआ है, ऐसा हमारे महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य डॉक्टर वसंतराव हेलवी जी की अनुमति से इसकी घोषणा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ है। तो कृपया आप लेफ्ट होने से पहले ये जो फीडबैक लिंक है उसे भी देख लीजिए। और सभी मेरी सहेलियां हैं, जुड़ी हुई हैं, मेरी सहयोगी प्राध्यापकगण हैं या प्राध्यापकगण सभी हैं, उनके प्रति तो मेरे मन में इतना असीम स्नेह है, उसके लिए मैं क्या कहूँ। शेयर करें। How satisfied were you with the event? How relevant or helpful do you think it was for your job?
what were you key take away from this event? Which session did you find most relevant? जो भी जुड़े हुए हमारे अतिथिगण हैं, प्रतिभागी हैं, अगर वे अपना मंतव्य देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है इसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आगे की जो रिपोर्ट की बात है उसमें हमें बनाना है, तो इसमें अनेक विद्वान भी जुड़े हुए हैं, हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक भी हैं, तो अवश्य मैं सभी को निमंत्रित करती हूँ कि कार्यक्रम तो हो गया है, अनौपचारिक रूप से हम अपना मंतव्य रख सकते हैं। जी सर, डॉक्टर निम्बा वल्हे सर, आप प्राचार्य हैं बीड महाविद्यालय के, आप अगर अपना मंतव्य रखना चाहते हैं सर तो जरूर रखिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ मैडम, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ। जी सर। और ये आज की बहुत ही आवश्यकता है। जी सर। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से और भी जागृति करने की आवश्यकता आ गई है, इसलिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने लिया, इसलिए कार्यक्रम के लिए आपको धन्यवाद। हेलो। हाँ सर, सुन रही हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी जी सर, धन्यवाद। शुरू से आप जुड़े हैं सर, आपके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके व्यस्त समय से भी आपने अत्यंत जानकारी के साथ ये कार्यक्रम अटेंड किया है, धन्यवाद सर। बाकी विद्यार्थी भी हैं हमारे, तो वे भी अपना मंतव्य रख सकते हैं, प्राध्यापक भी हैं, तो मैं सभी को कहती हूँ कि आप अपने मत को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो तो आप सभी को पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए मैं कार्यक्रम का समापन घोषित किया ही है, तो हम सभी लेफ्ट हो सकते हैं तकनीकी सुविधा के अनुसार। धन्यवाद, फिर जुड़ेंगे। सभी को स्नेह।